ओके गाइस, सो आज का जो हमारा टॉपिक है वो पोस्टपार्टम हेमरेज है। ओके, पोस्टपार्टम हेमरेज। जनरली अगर हम पोस्टपार्टम हेमरेज की बात करें तो पोस्टपार्टम हेमरेज एक ऐसी प्रोसेस होती है जिसमें डिलीवरी के टाइम पर जो है वो एक्सेसिव ब्लीडिंग होती है, यानी कि मोर देन 500 ml जो ब्लड होता है वो लॉस हो जाता है। ओके, सो उसको हम क्या कहते हैं, पोस्टपार्टम हेमरेज कहते हैं। सो जनरली पीपीएच डिनोट्स एक्सेसिव ब्लीडिंग कितनी हो रही है वो ब्लीडिंग, मोर देन 500 ml। ओके, फॉलोइंग वेजाइनल डिलीवरी। ओके, नाउ मेनली अगर हम इसके इंसिडेंस की बारे में बात करें तो जनरली 5 to 8% जो है इसका इंसिडेंस होता है। ओके, सो इंसिडेंस कितना है इसका, 5 to 8%। ओके, एंड जो WHO जो कहता है वो ये कहता है कि जितनी भी मैटरनल डेथ होती है उसमें 25% जो डेथ होती है वो पीपीएच की वजह से होती है। ओके, सो WHO सजेस्ट that 25% of maternal death are due to PPH। ओके, नाउ इसके कितने टाइप हो सकते हैं, तो जनरली इसके जो है दो टाइप होते हैं, एक प्राइमरी पीपीएच और सेकेंडरी पीपीएच। टाइप्स की अगर हम बात करें तो दो टाइप होते हैं, एक होता है उसको हम प्राइमरी पीपीएच कहते हैं, एक जो होता है उसको हम सेकेंडरी पीपीएच कहते हैं। सेकेंडरी पीपीएच जनरली प्राइमरी पीपीएच की अगर हम बात करें तो प्राइमरी पीपीएच का मीन ये होता है कि इसमें जो है जो हेमरेज होता है वो मतलब अकर होता है थर्ड स्टेज ऑफ लेबर में, या फिर पहले 24 आवर्स जो होते हैं डिलीवरी के बाद उसमें जो है इसमें जो है हेमरेज जो है वो होता है। तो जनरली प्राइमरी पीपीएच में क्या होता है, हेमरेज अकरिंग the third stage of labor and within first 24 hours of delivery। तो डिलीवरी के फर्स्ट 24 आवर्स होते हैं उसके अंदर जो है ब्लीडिंग हो रही है, या फिर जो है थर्ड स्टेज ऑफ लेबर में जो है वो डिलीवरी हो रही है। ओके, सो इसको कहते हैं हम प्राइमरी पीपीएच। अगर हम सेकेंडरी पीपीएच की बात करें तो इसमें भी हेमरेज होता है, और वो जो हेमरेज होता है वो डिलीवरी के 24 आवर्स बाद या फिर विद इन 6 वीक ऑफ डिलीवरी जो है उसमें ये हेमरेज होता है। सो इसमें क्या होता है, हेमरेज ही हो रहा है, हेमरेज अकरिंग आफ्टर 24 आवर्स ऑफ डिलीवरी एंड विद इन 6th week of delivery। ओके, सो दिस इज सेकेंडरी पोस्टपार्टम हेमरेज। जो सेकेंडरी पोस्टपार्टम हेमरेज होता है उसको जो है परपुरल हेमरेज भी कहते हैं। सो ऑल्सो नोन एज परपुरल हेमरेज, शॉर्ट में HRG लिखें। ठीक है, तो इसको जो है वो परपुरल हेमरेज भी कहते हैं। हम कॉजेस के बारे में बात कर लेते हैं कि जो प्राइमरी पीपीएच होता है उसका क्या कॉज है। ओके, और सेकेंडरी पीपीएच के क्या कॉज है। सो हम जो है बेसिकली यहीं पर ही जो है वो कॉजेस के बारे में डिस्कस कर लेते हैं, कॉजेस। ओके, सो प्राइमरी पीपीएच के जो कॉजेज है, मेनली जो कॉज है इसमें जो है एटोनिक यूट्रस। एटोनिक यूट्रस का मीन ये है कि अगर यूट्रस के अंदर कॉन्ट्रैक्शन नहीं हो रहा है तो क्या होता है कि जो ब्लीडिंग होती है वो होने लगती है, क्योंकि कॉन्ट्रैक्शन जो होता है, जो यूट्राइन मसल होते हैं जिगजैग मैनर में होते हैं, समवट इस तरह से होते हैं, और बीच में क्या आएगी ब्लड वेसल से। तो अगर कॉन्ट्रैक्शन होगा और जोर से कॉन्ट्रैक्शन होगा तो क्या होगा कि जो ब्लड वेसल से वो क्लोज हो जाएगी, कंस्ट्रिक्ट हो जाएगी और ब्लीडिंग जो है रुक जाएगी। लेकिन एटोनिक यूट्रस के अंदर जिसमें कॉन्ट्रैक्शन नहीं है उसमें जो है वो ब्लीडिंग होने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। तो जो एटोनिक यूट्रस है वो प्राइमरी पीपीएच का जो है कॉज है। इसके अलावा ट्रॉमा अगर हो जाए, ट्रॉमा, इसके अलावा जो है अगर कॉम्बिनेशन हो जाए एटोनिक यूट्रस का और ट्रॉमा का, दोनों का, यानी कि कॉम्बिनेशन ऑफ एटोनिक यूट्रस एंड ट्रॉमा, दोनों का जो है अगर कॉम्बिनेशन हो जाए
इसके अलावा क्या हो सकता है कॉज, अगर जो प्रोडक्ट ऑफ कंसेप्शन अगर वो रिटेन कर जाए, ओके, सो रिटेन प्रोडक्ट ऑफ कंसेप्शन, रिटेन प्रोडक्ट ऑफ कंसेप्शन अगर रह जाए, सो वो भी जो है कॉज है पीपीएच का, ओके। उसके अलावा क्या है, अगर यूट्राइन रप्चर हो जाए, यूट्राइन रप्चरिंग या रप्चर हो जाए अगर, ओके। उसके अलावा ब्लड कोगुलोपैथी अगर है, कोगुलोपैथी, सो ये भी जो है वो किसका कॉज है, प्राइमरी पीपीएच का। अगर हम बात करें सेकेंडरी पीपीएच की, तो इसके क्या कॉजेज हो सकते हैं। सेकेंडरी पीपीएच के कॉजेज के अंदर सबसे पहले जो होता है वो क्या हो सकता है, अगर रिटेन बिट ऑफ प्लेसेंटा हो जाए, रिटेन बिट्स ऑफ प्लेसेंटा, ओके। जनरली अगर जो है प्लेसेंटा जो है वो रह जाए, पूरी तरह से एक्सपेल आउट ना हो पाए, तो उसकी वजह से जो है वो क्या होता है, उसकी वजह से ये कॉज हो जाता है कि वो सेकेंडरी पीपीएच का एक कॉज बन जाता है, ओके। सो अगर प्लेसेंटा का जो है वो कुछ पोर्शन रह जाता है, तो वो जो है सेकेंडरी पीपीएच को जो है वो करवा देता है, कॉज बन जाता है। इन्फेक्शन हो जाए अगर, ओके। उसके अलावा अगर ट्रॉमा हो जाए किसके अंदर, सर्विक्स के अंदर, वेजाइना के अंदर अगर जो है वो ट्रॉमा हो जाए, तो सर्विक्स और वेजाइना में अगर ट्रॉमा हो जाए, इंजरी हो जाए, सो ये भी जो है कॉज बन जाता है सेकेंडरी पीपीएच का, ओके। उसके अलावा जो है अगर एंडोमेट्राइटिस हो जाए, एंडोमेट्राइटिस, सो ये भी जो है वो सेकेंडरी पीपीएच का कॉज बन जाता है, ओके। उसके अलावा और क्या हो सकता है कि अगर सेकेंडरी हेमरेज हो रहा है सिजेरियन सेक्शन से, ओके, सेकेंडरी हेमरेज फ्रॉम सिजेरियन सेक्शन, सो ये भी किसका कॉज है, ये भी जो है वो सेकेंडरी पीपीएच का जो है कॉज है, ओके। अगर हम बात करें रिस्क फैक्टर की, ओके, सपोज पीपीएच के जो है वो क्या रिस्क फैक्टर हो सकते हैं, कौन कौन से इंडिविजुअल्स हैं जो रिस्क फैक्टर पे हैं, हाई रिस्क फैक्टर पे, ओके। सो उसको डिस्कस करते हैं, रिस्क फैक्टर्स। तो जनरली हम रिस्क फैक्टर की बात करें तो इसके अंदर जो है जिन पेशेंट का जो है वो प्रोलॉन्ग थर्ड स्टेज ऑफ लेबर है वो हाई रिस्क पर है पीपीएच के। सो प्रोलॉन्ग थर्ड स्टेज लेबर, ओके। उसके अलावा कोगुलोपैथिक पेशेंट, ओके। उसके अलावा जो है अगर प्रीवियस हिस्ट्री हो पीपीएच की, प्रीवियस हिस्ट्री ऑफ पीपीएच, तो ये भी हाई रिस्क पर है, ओके। अगर प्रीवियस हिस्ट्री हो प्लेसेंटल एब्रप्शन की, ओके, तो हिस्ट्री ऑफ प्लेसेंटल एब्रप्शन, ओके। अगर पॉलीहाइड्रोमनियाज वाली कंडीशन हो रही है, अगर इन्फेंट जो है वो लार्ज है, ओके। इसके अलावा जो है अगर अनीमिया हो रहा है लेबर में, अनीमिया ड्यूरिंग लेबर, सो दीज आर द रिस्क फैक्टर्स, ओके। अगर हम सिम्टम्स की बात करें कि सिम्टम्स जो है वो क्या क्या हो सकते हैं पीपीएच के, ओके। जनरली सिम्टम्स के अंदर क्या होगा, सबसे पहले तो मैसिव ब्लीडिंग होगी, मैसिव ब्लीड होगा, ओके। उसके अलावा जो है वो पेशेंट ये आगे बता सकता है कि उसे जो है लार्ज क्लॉट्स हुए हैं या बड़े बड़े जो है वो टुकड़े जो उसने जो है एक्सपेल किए हैं, तो पासिंग लार्ज क्लॉट्स, ओके। उसके अलावा डिजीनेस, फटीग, उसके अलावा जो है डिक्रीज बीपी एंड इंक्रीज हार्ट रेट, ओके। इसके अलावा क्या हो सकता है कि जो पेशेंट है वो बता सकता है कि उसको जो है स्वेलिंग है या फिर उसको जो है पेन है, जो पेरिनेल एरिया है, जो वजाइनल एरिया है उसमें जो है वो ये बता सकता है। तो स्वेलिंग एंड पेन इन टिश्यूज इन द वजाइनल एंड perineal area, okay. So these all about the symptoms, okay. Now we are going to discuss active management of third stage of labor, okay. So third stage of labor का active management क्या होता है, active management of third stage of labor,
ओके। तो जनरली एक्टिव मैनेजमेंट क्यों किया जाता है? जनरली इसीलिए किया जाता है ताकि किसी भी तरह से जो है वो ब्लीडिंग को रोका जा सके। ओके, जो ब्लीडिंग हो रही है उसको कम किया जा सके। ओके, तो जनरली होता क्या है इसके अंदर कि ड्यूरिंग प्रेगनेंसी जो यूट्रस का साइज होता है वो इंक्रीज कर जाता है। ओके, फॉर एग्जाम्पल अगर ये जो है एम्ब्लिकस है, तो प्रेगनेंसी में जो है वो यूट्रस जो है वो अपना साइज जो है काफी इंक्रीज कर देता है। और आफ्टर डिलीवरी जो है वो यूट्रस का साइज जो है वो अप टू द अम्बिलिकस रीजन तक के जो है वो हो जाता है। ओके, सो एक्टिव मैनेजमेंट ऑफ थर्ड स्टेज ऑफ लेबर के अंदर जनरली 3 पॉइंट आते हैं। सबसे पहले जो होता है वो कंट्रोल कॉर्ड ट्रैक्शन होता है। मैं लिख लेता हूं, कंट्रोल्ड कॉर्ड ट्रैक्शन। उसके बाद में जो है इंडक्शन ऑक्सीटोसिन, एंड लास्टली यूट्राइन मसाज। जनरली इसमें होता क्या है कि जब कंट्रोल कॉर्ड ट्रैक्शन से बात करेंगे, और ये तीनों जो स्टेप हैं ये किस लिए हैं, ताकि जो ब्लीडिंग हो रही है उसको हम कम कर सकें। उसको जनरली कंट्रोल कॉर्ड ट्रैक्शन के अंदर होता है कि जो प्लेसेंटा होता है जो अटैच्ड होता है। ओके, तो जो प्लेसेंटा जो है वो अटैच होता है इस तरह से। तो इसमें क्या किया जाता है कि प्लेसेंटा को जो है एक हाथ से जो है वो पुल किया जाता है और एक हाथ से जो है यूट्रस की वॉल को पुश किया जाता है, ताकि यूट्रस की वॉल जो है वो कोलैप्स ना कर सके, वो प्रोलैप्स ना हो जाए उसमें। तो इसलिए जो है वो बहुत ही जिसे कहते हैं सावधानी से जो है उसे जो है पुल किया जाता है और एक हाथ से जो पुश किया जाता है। ओके, साथ ही साथ जब ये प्रोसेस चल रहा होता है तो ऑक्सीटोसिन का इंजेक्शन जो है वो दे दिया जाता है, ताकि जो यूट्रस के मसल हैं वो अच्छे से कॉन्टैक्ट कर सकें। ओके, अगर कॉन्ट्रैक्शन होगा तो ब्लीडिंग जो है वो कम हो जाएगी। ओके, और जो तीसरा पॉइंट है यूट्राइन मसाज का, जनरली होता क्या है कि पेशेंट की जो वजाइन होती है उसमें जो है एक हाथ जो है वो इंसर्ट किया जाता है, दूसरा हाथ जो है वो एब्डोमेन के ऊपर जो है वो रखा जाता है और दोनों ही हाथ से जो मसाज दी जाती है, ताकि जो स्मूथ मसल हैं यूट्रस के वो कॉन्ट्रैक्शन जो है उनमें पैदा हो जाए। ओके, तो जब भी ये तीनों प्रोसेस हो रही होंगी तो उसके नतीजे में होगा क्या कि जो पीपीएच है, दिस ऑल डिक्रीजेस पीपीएच। ओके, तो जनरली इससे जो है वो पीपीएच जो है वो डिक्रीज हो जाएगा और यही मोटो है कि पीपीएच को जो है वो कम किया जा सके। सो दिस इज एक्टिव मैनेजमेंट ऑफ थर्ड स्टेज ऑफ लेबर। ओके, ना अगर हम मैनेजमेंट की बात करें पीपीएच के, अगर मैनेजमेंट की बात करें तो सबसे पहले जो है मैनेजमेंट में जो है वो प्रिवेंशन ही आएगा। तो प्रिवेंशन में जो है क्या होगा कि इसमें जो है प्रोफाइलेक्सिस के तौर पे जो है ऑक्सीटोसिन दे दिया जाएगा, प्रोफाइलेक्टिक ऑक्सीटोसिन। ओके, ऑक्सीटोसिन दे दिया जाएगा, इसको जो है इंट्रामस्कुलर या इंट्रावेनस दे देंगे। डोज कितनी होगी इसकी डोज जो है वो 5 to 10 यूनिट्स होगी, इंटरनेशनल यूनिट्स। ओके, सो इतनी डोज हो गई है। उसके अलावा क्या एक्टिव मैनेजमेंट कर सकते हैं। सो एक्टिव मैनेजमेंट ऑफ थर्ड स्टेज ऑफ लेबर हो सकता है, शॉर्ट में लिख देंगे एक्टिव मैनेजमेंट ऑफ थर्ड स्टेज ऑफ लेबर। ये भी जो है प्रिवेंशन में होगा। ओके, इस एक्टिव मैनेजमेंट में करने में जो है जनरली होगा क्या कि इसमें भी जो है वो क्या दिया जाता है, ऑक्सीटोसिन दिया जाता है, जैसे कि हमने यहाँ पर जो है डिस्कस कर ही लिया था। और जो ऑक्सीटोसिन है उसकी डोज कितनी होगी, इसमें जो ऑक्सीटोसिन की डोज होगी वो वही सेम रखेंगे, 5 to 10 इंटरनेशनल यूनिट। ओके, साथ ही साथ ये कब दिया जाएगा, तो ये उस कंडीशन में दिया जाएगा जब बेबी जो है उसका जो शोल्डर वाला जो पोर्शन है वो जो है एक्सपेल हो जाएगा बाहर की तरफ, तब जो है ये दिया जाता है। क्योंकि अगर शोल्डर का पोर्शन जो है वो एक्सपेल नहीं हुआ और ऑक्सीटोसिन दे दिया है तो क्या होगा कि शोल्डर जो है वो प्यूबिक सिम्फाइसिस में जो है समवॉट फंस जाएगा, क्योंकि यूट्रस जो है वो कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट कर देगी और शोल्डर अगर फंस जाएगा तो बेबी का जो है सही तरह से जो एक्सपेल्शन नहीं हो पाएगा और इंजरी हो सकती है। ओके, तो इसमें जो है जो ऑक्सीटोसिन दिया जाएगा वो कब दिया जाएगा, सो गिव्स आफ्टर डिलीवरी ऑफ शोल्डर। ओके, शोल्डर की अब डिलीवरी हो जाएगी उसके बाद में जो है ये जो ऑक्सीटोसिन है वो दे दिया जाएगा। नाउ अब बात करते हैं कि अगर ब्लीडिंग हो गई है, ओके, तो उसमें जो है क्या ट्रीटमेंट दिया जाएगा। तो जनरली अब हम ट्रीटमेंट की बात कर देते हैं। ओके, तो ट्रीटमेंट में जो है ब्लीडिंग हो गई है तो अब उसमें जो है ऑक्सीटोसिन जो है वो ड्रग ऑफ चॉइस है। ऑक्सीटोसिन क्या है, ड्रग ऑफ चॉइस है। ओके, कितनी डोज देंगे, तो यहाँ पे डोज थोड़ी सी बढ़ा देंगे, 10 to 20 इंटरनेशनल यूनिट। ओके, आईवी ड्रिप के थ्रू जो है वो इंट्रोड्यूस कर देंगे। ओके, ना इसके अलावा अगर इससे भी जो है वो जो ब्लीडिंग है वो नहीं रुकी तो इसके अलावा क्या करेंगे, तो जो मिथाइल एल्गोमेट्रिन है उसका इंजेक्शन देंगे, इंजेक्शन ऑफ मिथाइल एल्गोमेट्रिन। ओके,
इसमें जो है जनरली 0.2 मिलीग्राम इंट्रावेनसली जो है इसको इंट्रोड्यूस किया जाएगा। ओके, ये जो है इंट्रोड्यूस होते ही विदिन 90 सेकेंड्स में जो है यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन को जो है वो स्टार्ट करवा देगा। ओके, सो स्टार्ट्स यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन विद इन 90 सेकेंड्स। ओके, लेकिन गाइस ये जो मिथाइल एर्गोमेक्टिन है ये कॉन्ट्राइंडिकेटेड है उन पेशेंट्स में जिनको हार्ट डिजीज हो, जिनमें हाइपरटेंशन की जो है हिस्ट्री रही हो, या फिर जो है अगर ट्विन डिलीवरी है तो उसमें अगर एक बेबी जो है वो डिलीवर हो गया और दूसरा बेबी अभी डिलीवर नहीं हुआ हो तो उस कंडीशन में जो है कॉन्ट्राइंडिकेटेड है। सो कॉन्ट्राइंडिकेटेड किस किस में है जिसमें ये नहीं दिया जाता, कॉन्ट्राइंडिकेटेड। तो कॉन्ट्राइंडिकेटेड जो है वो हार्ट डिजीज के अंदर है। ओके, उसके अलावा जो है प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन में, प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन। ओके, उसके अलावा जो है आरएच इम्यूनाइजेशन, आरएच इम्यूनाइजेशन, इम्यूनाइजेशन जनरली आरएच इम्यूनाइजेशन का मीन ये है कि अगर मदर की प्रेगनेंसी जो है आरएच नेगेटिव है, इफ मदर प्रेगनेंसी जो है वो आरएच नेगेटिव है, तो जनरली होगा क्या कि ड्यूरिंग यूट्राइन मसल कॉन्ट्रैक्शन होगा ये कि उसका कुछ पोर्शन जो है वो मदर के ब्लड के साथ में जो है वो समवॉट जो है रिएक्ट कर जाएगा और मदर की बॉडी के अंदर क्या होगा कि आरएच इम्यूनाइजेशन जो है वो बन जाएगा। सो जो फर्दर जो डिलीवरी होगी उसमें जो है काफ़ी दिक्कत हो जाएगी। सो ऐसे पेशेंट के अंदर जो है वो ये कॉन्ट्राइंडिकेटेड है। साथ ही साथ हमने डिस्कस किया था कि बिफोर सेकेंड ट्विन डिलीवरी, अगर सेकेंड ट्विन की डिलीवरी नहीं हुई है तो उससे पहले भी जो है वो ये कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है। ओके, अगर इसके अलावा भी अगर इसके साथ में भी अगर जो है अगर ब्लीडिंग नहीं रुकती है तो उस कंडीशन में क्या देंगे। सो प्रोस्टाग्लैंडिन्स जो है वो दिया जाता है टैबलेट की फॉर्म में, मिज़ोप्रोस्टॉल, जिनमें टैबलेट ऑफ मिज़ोप्रोस्टॉल जिसको PGA1 भी कहते हैं। ओके, इसकी डोज कितनी रहेगी 1000 माइक्रोग्राम पर रेक्टली जो है इसको जो है इंट्रोड्यूस करा दिया जाता है। ओके, अगर तब भी ब्लीडिंग नहीं रुकती है तो कार्बोपोस्ट का इंजेक्शन जो है वो इंट्रोड्यूस किया जाता है, इंजेक्शन ऑफ कार्बोपोस्ट, ये भी जो है प्रोस्टाग्लैंडिन है। ओके, इसको जो है PGF2 अल्फा कहते हैं, PGF2 अल्फा। ओके, इसको जो है सिर्फ और सिर्फ इंट्रामस्कुलर ही दिया जाता है, क्योंकि इंट्रावेनस इसको इसलिए नहीं दिया जाता है क्योंकि इंट्रावेनस में क्या होगा कि ये इंट्रावेनस नहीं दिया जाता है, क्यों? क्योंकि जो है सडन हाइपरटेंशन को इंड्यूस कर देगा, इंड्यूस सडन हाइपरटेंशन। ओके, सो इसलिए जो है इसको इंट्रामस्कुलर दिया जाता है, इंट्रावेनस इसको नहीं दिया जाता है। ओके, दूसरी बात है कि ये 24 आवर्स में जो है जो कार्बोपोस्ट है उसके कितनी डोज दी जा सकती है, तो जनरली जो है कार्बोपोस्ट की 8 डोज जो है वो दे सकते हैं, 8 डोज तक के दे सकते हैं। कितने आवर्स में? 24 आवर्स में। ओके, इसके अलावा अगर तब भी जो है वो जो ब्लीडिंग अगर वो नहीं रुकती है तो उसमें क्या करते हैं, तो अगर इमोबिलाइजेशन करवाते हैं यूट्राइन आर्टरी का। ओके, यूट्राइन आर्टरी इमोबिलाइजेशन जनरली यूट्राइन आर्टरी का इमोबिलाइजेशन का मीन क्या है कि जो सप्लाई जो है, जो ब्लड की सप्लाई जो है यूट्रस को जो है आ रही है, अगर उसको जो है किसी ऐसे सब्सटेंस से ब्लॉक कर दिया जाए कि वो जो है फर्दर ब्लड को आने से रोक दे यूट्रस में। ओके, सो जो सब्सटेंस होते हैं इन्हीं सब्सटेंस को कहते हैं पॉलीविनाइल अल्कोहल पार्टिकल। ओके, सो क्या कहते हैं इनको? पॉलीविनाइल अल्कोहल पार्टिकल। जनरली क्या करते हैं कि यहाँ पे समवॉट ब्लड को एंटर करने से मना कर देते हैं। ओके, सो इस तरह से जो है वो ब्लीडिंग को कम किया जा सकता है। ओके, सो इसको जो है प्रोफाइलैक्सिस के तौर पे जो है यूज किया जाता है, यूज्ड एज प्रोफाइलेक्टिक। और किसकी प्रोफाइलैक्सिस में इसको यूज किया जाता है? फॉर प्लेसेंटा प्रीविया एंड प्लेसेंटा एक्सरेटा। सो इसके जो है प्रोफाइलैक्सिस के अंदर जो है इसको जो है इंट्रोड्यूस कर दिया जाता है। नाउ इसके अलावा और किस प्रोसेस से जो है वो ब्लीडिंग को जो है रोका जा सकता है, कंट्रोल किया जा सकता है? सो एक है इंट्रावस्कुलर ऑर्टिक बैलून कंप्रेशन।
इसके थ्रू भी जो ब्लीडिंग है उसको जो है कम किया जा सकता है। जनरली होता क्या है कि जो ऑर्टा है, ऑर्टा के अंदर जो है वो एक बैलून को जो है इंट्रोड्यूस करवा दिया जाता है। ओके, फेमोरल आर्टरी के थ्रू जो है यहाँ से जो है वो एक बैलून को जो है इंट्रोड्यूस करवाया जाता है और इसको जो है इस तरह से जो है ओके सो इसको जो है फिर समवॉट फुला दिया जाता है ताकि जो है वो ब्लड जो है इस एरिया के अंदर जो है ना आ पाए। ओके सो इस तरह से भी जो है वो, और बाद में उसको रिलीज भी कर दिया जाता है। लेकिन इस तरह से हम जो है वो इंट्रावास्कुलर ऑर्टिक बैलून को जो है कंप्रेस करके या उसको जो है रिलीज करके जो है वो ब्लीडिंग को जो है कम कर सकते हैं। तो इसको भी जो है वो प्रोफाइलेक्टिक के तौर पर जो है वो यूज किया जा सकता है। ओके, इसके अलावा और क्या टेक्निक हो सकती है? होता है बैलून टेम्पोनेट, बैलून टेम्पोनेट। ओके, और इसमें भी जो है वो मेनली जो है वो बाक्रीज बैलून जो है वो बाक्रीज बैलून जनरली इसके अंदर होता क्या है कि जो यूट्रस है उसके अंदर जो है एक बैलून को जो है इंसर्ट किया जाता है। ओके, और उस बैलून को जो है फिर फर्दर, ये बैलून थोड़ा छोटा बन गया, इसको जो है इस तरह से थोड़ा बड़ा बैलून जो है वो बनाया जाता है और उसके अंदर जो है नेचुरल स्लाइन या फिर वाटर को जो है वो फिल कर दिया जाता है। ओके, तो जनरली 500 ml तक के जो है इसमें वाटर जो है वो फिल कर दिया जाता है। तो इसका काम ये होता है कि ये जो है फिर यूट्राइन जो वॉल होती है उसके ऊपर जाकर जो है ये प्रेशर क्रिएट करता है। ओके, और उसकी वॉल को जो है कंप्रेस कर देता है। तो इस कंप्रेशन के नतीजे में क्या होता है कि जो ब्लीडिंग होती है वो कम हो जाती है। ओके, तो जनरली इसमें हो क्या रहा है, इसमें जो है वो जो बैलून है उसने क्या किया है, यूट्राइन वॉल को कंप्रेस कर दिया है, यूट्राइन वॉल को कंप्रेस कर दिया है। सो उससे क्या होगा, कंप्रेस करने की वजह से जो यूट्रस की जो वॉल है वो आपस में जो है एक दूसरे से जो है वो स्टिक हो जाएगी और उसकी वजह से क्या होगा कि समवॉट कॉन्टैक्ट कर जाएगी और ब्लीडिंग जो है वो कम हो जाएगी। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट बैलून्स टेम्पोनेट। नाउ इसके अलावा अगर सर्जिकल मेथड्स को अगर यूज किया जाए, सर्जिकल मेथड्स, तो जनरली सर्जिकल मेथड्स के थ्रू किस तरह से, तो इसके अंदर जो पहला प्रोसेस है वो है कंप्रेशन या फिर जो है इसको ब्रेस सुचर भी कहते हैं। ओके, तो जनरली होता क्या है कि इसमें जो है वो यूट्रस जो होती है, यूट्रस पे जो है जनरली होता क्या है कि एक धागा होता है, एक स्ट्रिंग होता है, उसको जो है आगे की साइड से जो है उसको लिया जाता है और इस तरह से पीछे की साइड से होते हुए फिर इस तरीके से वापस फ्रंट साइड पर जो है वो टाई कर दिया जाता है। ओके, सो उसकी वजह से क्या होता है कि उसकी वजह से होता यह है कि जो यूट्रस के जो मसल हैं वो समवॉट जो है वो, और उसको जो टाई कर दिया जाता है, उसको कस दिया जाता है। तो जो इनिशियली जो एक ढीला ढाला सा यूट्रस था वो कस जाता है और कसने के बाद में क्या होता है कि वो कॉन्ट्रैक्ट कर जाता है। तो इसकी वजह से क्या होता है, इस कॉन्ट्रैक्शन की वजह से ये जो इंड्यूस किया जा रहा है कॉन्ट्रैक्शन, इसकी वजह से क्या होता है जो ब्लीडिंग है वो कम हो जाती है। सो ब्लीडिंग जो है वो क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है। ओके, इसी सुचर्स के अंदर जो है एक आता है हेमन सुचर। ओके, एक होता है वो बिलिन सुचर होता है, जो ब्रेस सुचर है इसी को जो है वो बिलिन सुचर कहते हैं। हेमन सुचर के अंदर जनरली होता क्या है, इसके अंदर भी इसी तरह से जो है वो यूट्रस के ऊपर इस तरह से बहुत सारे जो हैं वो टाई दिए जाते हैं, बहुत सारे जो हैं वो जो स्ट्रिंग होता है उससे जो है उसको कसा जाता है। और इसका भी मोटो क्या होता है कि यूट्रस को कॉन्ट्रैक्ट करना, और उससे क्या होगा, उससे भी पीपीएच जो है वो डिक्रीज हो जाएगा, ब्लीडिंग जो है वो डिक्रीज हो जाएगी। ओके, इसके अलावा और क्या होता है, यूट्राइन आर्टरी लाइगेशन, अगर यूट्रस की आर्टरी को जो है लाइगेट कर दिया जाए, ये जो हाइमन सुचर था ये वाला था। उसके अलावा अगर यूट्राइन आर्टरी लाइगेशन से भी बात नहीं बन रही है तो इंटरनल इलियक आर्टरी लाइगेशन, इंटरनल इलियक आर्टरी का लाइगेशन कर देंगे, क्योंकि जो इंटरनल इलियक आर्टरी है ये मेन आर्टरी है जो कि पेल्विक को सप्लाई कर रही है और पेल्विक से नीचे वाले रीजन को जो है वो सप्लाई कर रही है। ओके, इसके अलावा फाइनली लास्टली जो है हिस्टेरेक्टोमी की जाती है, लेकिन सबसे लास्ट ऑप्शन होता है करने का ब्लीडिंग को रोकने के लिए। हिस्टेरेक्टोमी को जो जनरली प्रीफर नहीं किया जाता है, इसको सबसे लास्ट में जो प्रीफर किया जाता है। ओके, सो इसमें जो इंटरनल इलियक आर्टरी है इसकी जो ब्रांचेज है वो थोड़ी इंपॉर्टेंट है। तो इसकी ब्रांचेस को जो है वो देख लेते हैं। इसमें ब्रांचेस में मेनली दो ब्रांचेस होती है, एक एंटीरियर डिवीजन की, एक पोस्टीरियर डिवीजन की। ओके, सो इंटरनल इलियक लाइगेशन, सो इसमें जो है वो एंटीरियर डिवीजन ऑफ इंटरनल इलियक ब्रांचेस
और इधर जो है वो पोस्टीरियर डिवीजन ऑफ इंटरनल इलियक ब्रांचेस। ओके, अगर हम एंटीरियर डिवीजन की बात करें तो एंटीरियर डिवीजन में जो है यूट्राइन आर्टरी, देन ऑब्ट्यूरेटर आर्टरी, देन सुपीरियर वेसिकल आर्टरी, then inferior vesical artery, ओके। उसके अलावा जो है इंटरनल पुडेंडल आर्टरी, उसके बाद में मिडिल रेक्टल आर्टरी, उसके बाद में इंफीरियर ग्लूटियल आर्टरी, उसके बाद में वल्वुलर आर्टरी एंड लास्टली क्लाइटोरल आर्टरी। सो दिस इज एंटीरियर डिवीजन ऑफ इंटरनल इलियक ब्रांच। ओके, अगर पोस्टीरियर की बात करें तो पोस्टीरियर में जनरली सुपीरियर ग्लूटियल आर्टरी, उसके बाद में इलियोलंबर आर्टरी, उसके अलावा लेटरल सैक्रल, लेटरल सैक्रल आर्टरी। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट पोस्टीरियर डिवीजन ऑफ इंटरनल इलियक ब्रांच। जनरली इसका अगर निमोनिक की बात करें तो निमोनिक जो है वो है शॉर्ट गिल, एस फॉर सुपीरियर, जी फॉर ग्लूटियल, आई फॉर इलियोलंबर एंड एल फॉर लेटरल सैक्रल। ओके, सो ये समवॉट निमोनिक है। ओके, इसका कोई निमोनिक नहीं है। सो दिस इज ऑल अबाउट पोस्टपार्टम हेमरेज। ओके, थैंक यू।